भारत की एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से अपनी पहली यूएवी को मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। पाकिस्तान की तरफ से अभी J-10C को खरीदने के बाद और भी कई सारे मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट को इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। क्या सच में रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई का असर AK-203 राइफल डील के ऊपर पड़ने वाला है? और अंत में अगर इंडियन एयरफोर्स जल्दी ही नए फाइटर जेट को अपने फोर्सेस में शामिल नहीं करता है तो हमें आगे चल के किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएवीज को लेके। पिछले कुछ सालों में भारत की ड्रोन या यूएवी इंडस्ट्री काफी आगे है और हमारी कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें से कुछ तो अभी पहले ही आर्मी के लिए ड्रोन्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी भी कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि नए टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम मैग्नम विंग्स है और उनकी तरफ से भी बताया गया कि उन्होंने फाइनली अपनी पहली कमर्शियल यूएवी को लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में पहले भी मैग्नम विंग्स की तरफ से बताया गया था कि वो जल्दी अपनी पहली यूएवी को लॉन्च करने वाले हैं। और अभी जिस यूएवी को मैग्नम विंग्स की तरफ से लॉन्च किया गया, ये एक मल्टीपर्पज यूएवी होने वाला है जिसे जरूरत पड़ने पर ग्राउंड सर्वे, पेलोड डिलीवरी या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैग्नम विंग्स की MW वाइपर की बात करें तो ये यूएवी हमको वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी देता है और ये लगभग 5 kg से लेके 60 kg के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड भी लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है और ये एक बार में लगभग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। यानी कि इसकी एंड्योरेंस की बात करें तो ये भी लगभग 2 घंटे के आसपास होने वाला है। मैग्नम विंग्स की तरफ से बताया गया कि इसको आगे चल के मिलिट्री यूज के अलावा अलग अलग तरह की सिविलियन एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में ही चाइना से J-10C को एक्वायर किया गया है और यह अभी पाकिस्तान के एयरफोर्स में सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। इसी बीच कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी J-10C के साथ साथ और भी कई सारे मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से HQ-9B जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, YLC-80 रडार और टर्किश ऑरिजिन ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। हाल ही में हुई रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में और पिछले साल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई लड़ाई में टर्किश ऑरिजिन बैरक्टर TB2 ड्रोन्स को काफी कारगर साबित पाया गया था और दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट और ग्राउंड यूनिट के खिलाफ ये ड्रोन्स काफी कारगर साबित हुए थे। हालांकि यूक्रेन में बैरक्टर ड्रोन्स को काफी हद तक मार के गिराया गया था, लेकिन इनको इफेक्टिवली रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे रशिया को काफी नुकसान भी हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान अभी टर्की से इन ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मेनली टर्की से अभी पाकिस्तान की तरफ से बैरक्टर ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक क्लियरली ये बताया नहीं गया है कि पाकिस्तान इनको खरीदने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इशू किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में इन ड्रोन्स को देखा गया था, जिससे एक संकेत मिल रहा है कि आगे चल के शायद पाकिस्तान इनको एक्वायर करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट AK-203 राइफल डील को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से अभी अपनी पुरानी हो रही इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए AK-203 राइफल्स खरीदने का फैसला किया गया और अभी रशिया के साथ लगभग 6.7 लाख AK-203 राइफल के लिए एक ऑफिशियल डील को पिछले साल साइन कर लिया गया, जिसको अभी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाया जाएगा, जिनको यूपी की कोरा फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है। लेकिन अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ तो तब ये बताया गया था कि शायद अभी AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी यहाँ पे डिले होने वाला है और कम से कम यहाँ पे 3 से 4 महीने इनके प्रोडक्शन डिले हो सकता है। लेकिन अभी रशियन एम्बेसडर की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक उनको नहीं लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई का असर भारत और रशिया के बीच हुई डील पर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तय किए गए टाइम पर ही AK-203 की प्रोडक्शन और डिलीवरी शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है और उन दोनों देशों की तरफ से अभी इस डील को लेकर फाइनल टेक्निकल पैरामीटर को तय किया जा रहा है। इसके अलावा अभी कामोव के TU-260 हेलीकॉप्टर को लेकर भी कुछ डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इसके बदले इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा। ये तय करने में भारत को थोड़ी परेशानी हो रही है और इसको लेके अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो शायद अभी रशिया की तरफ से इस डील को हासिल करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये डील भी काफ़ी बड़ा डिफेंस डील होने वाला है, जिसमें हम कम से कम 200 के आसपास हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडक्ट करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना की एयरफोर्स की तरफ से। आप सबको ये बात पता है कि शुरू से ही इंडियन एयरफोर्स का जो पॉलिसी रहा है उसमें हम एक 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट होने की बात की जाती है, लेकिन अभी हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इससे 10 से 12 स्क्वाड्रन कम है और इसमें भी 200 के आसपास पुराने मिग-21 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो कि 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। अभी की बात करें तो अभी तक भारत मॉडर्न 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन की फाइटर्स की एक अच्छी फ्लीट को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर हम हमारी मेन ओपोनेंट चाइना की बात करें तो चाइना अभी हर साल लगभग 80 से ज्यादा नए फाइटर जेट को शामिल कर रहा है, जो कि या तो मॉडर्न 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं या फिर 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। अगर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की बात करें तो 2000 तक इसको एक बहुत ही आउटडेटेड एयरफोर्स कहा जा रहा था, जिसमें मोस्टली 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन के फाइटर जेट हुआ करते थे। लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना की तरफ से अपनी एयरफोर्स को काफी मजबूत किया गया है। सिर्फ 2012 से 2022 के अंदर चाइना अपनी एयरफोर्स में 878 मॉडर्न फाइटर जेट को इंडक्ट कर चुकी है, जो कि भारत की एंटायर एयरफोर्स की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। यानी कि पिछले 10 सालों में चाइना ने 42 स्क्वाड्रन से भी ज्यादा फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स में शामिल कर लिया, जबकि हम पिछले 20 सालों से पुराने फाइटर जेट को रिटायर करके उनकी जगह पर नए फाइटर जेट को इंडक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मोस्टली चाइनीज एयरफोर्स में जितने भी फाइटर जेट हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं रशियन फाइटर जेट्स की कॉपी है, लेकिन पिछले 10 सालों में चाइना की तरफ से एक स्टेडी सप्लाई चेन को मेंटेन किया गया और रेगुलर बेसिस पर नए फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया गया। अभी अगर J-10 की बात करें तो चाइना की तरफ से अपनी सर्विस में अभी साल में लगभग 28 से 32 यूनिट को मैन्युफैक्चर करके इंडक्ट किया जा रहा है, और अगर J-20 की बात करें तो अभी लगभग साल में 20 J-20 को चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस हिसाब से अगर भारत की बात करें तो हम अभी भी हमारे सभी प्रोजेक्ट को पेपर में पकड़कर बैठे हुए हैं, टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, फिर रिफ्लोट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब हम स्कूल में हुआ करते थे, लेकिन आज तक MMRC टेंडर फाइनल नहीं हुआ है और अभी मुझे डिग्री कंप्लीट किए हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। ऐसे में हम चाइना के साथ किस तरीके से compete कर पाएंगे, क्योंकि 2035 के बाद हमारी मिराज 2000 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट भी रिटायर करने के काबिल हो जाएंगे और इनिशियली खरीदे गए सुखोइज को भी 2035 के बाद रिप्लेस करने की जरूरत पड़ने वाली। और अभी हम तेजस MK2, MK या फिर MMRC-2 जैसे टेंडर को जितना डिले करेंगे हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को उतना ही आगे चल के रिड्यूस करने वाला है। अगला अपडेट CISF की तरफ से। अब सबको ये बात तो पता ही होगा कि CISF हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक मेजर विंग है, जिसको मेनली एयरपोर्ट, न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। नॉर्मली इनका जो रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर होता है वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर के साथ लगभग सिमिलर होता है, लेकिन अभी PTI की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर CISF में एक्स आर्मी ऑफिसर्स को भी इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। अभी बताया गया कि कुल मिलाकर ऐसे 1700 के आसपास एक्स आर्मी ऑफिसर्स को CISF में शामिल किया गया था, जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पे सर्विस में रखा गया था और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो लगभग 1 साल का, जिसके बाद इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन इसको एक साल के अंतर में कुल मिलाकर 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता था। अब पिछले साल होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2000 एक्स आर्मी ऑफिसर्स को CISF में शामिल करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद CISF में लगभग 1700 एक्स आर्मी ऑफिसर्स को शामिल किया गया। ये जितने भी एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे इन सभी को CISF में शामिल किया गया था और उनको नॉन कोर ड्यूटी में डिप्लॉय किया गया था, यानी कि अनार्म ड्यूटी में डिप्लॉय किया गया था। और इसमें अभी 2 पोस्ट वैकेंट किए गए थे, जिसमें SI के लिए लगभग 40,000 की सैलरी रखी गई थी और कांस्टेबल के लिए लगभग 25,000 की सैलरी फिक्स किया गया था। लेकिन अभी CISF की तरफ से होम मिनिस्ट्री को यह बताया गया कि ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर एक्स आर्मी ऑफिसर को CISF में शामिल किया जा रहा था, ये अभी उनके लिए सही साबित नहीं हो रहा है और ये मॉडल अभी CISF को पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से अब इसको आगे चल के बंद करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।